नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। आपका टारगेट है यूपीपीसीएस 2026 क्रैक करने का। आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या मल्टीपल टाइम या पहले भी दे चुके हैं या इस बार बिल्कुल डेडिकेटेड स्टूडेंट की तरह एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो जैसा आपको ज्ञात है कि यूपीपीसीएस 2026 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी मई-जून के अराउंड होने की संभावना है। अब जो बचा हुआ समय है इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए, क्या इसका पैटर्न होता है, हमें तैयारी करने के लिए कौन-कौन से रिसोर्स को फ़ॉलो करना पड़ेगा। एग्ज़ाम की तैयारी लॉन्ग तैयारी है, लंबी तैयारी है। इस लंबी तैयारी में आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड पे काम करना पड़ता है। तो आइएगा, यूपीपीसीएस अगर देना चाहते हैं तो हमारा जो टारगेट है वो ज़ीरो से कैसे स्टार्टिंग करें। एक भी चीज़ को हम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, चाहे वो प्री है या मेंस है या इंटरव्यू है, उसको रेडी करते हुए कैसे चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा आप जान सकते हैं कि यूपीपीसीएस क्रैक करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड से गुजरना पड़ेगा। अगर चरणों की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 चरण, पहले प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और उसके बाद फिर सिलेक्शन की आधारशिला रखी जाएगी। तो यहीं से प्रीलिम्स की जो मुलाकात है आपकी 2 पेपरों से होती है। और 2 पेपर जो हैं यहाँ पर, एक पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, समझाता हुआ चलूँगा साथ-साथ में। ये क्वालिफाइंग पेपर है, आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं, देखिएगा। यानी कुल मिला के आपको यहाँ पर 33% नंबर लाना अनिवार्य है। यानी 33% इट मीन्स मतलब 33 क्वेश्चन सही करना अनिवार्य है। इसके सेगमेंट में यहाँ क्वालीफाई करने के बाद इसमें हिंदी का एरिया, इंग्लिश का एरिया, मैथ्स का, रीजनिंग का और ये एप्टीट्यूड, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं एप्टीट्यूड का पार्ट हमें देखने को मिलता है। कुल मिला के इसका अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, मैथ्स के लगभग 15-20 क्वेश्चन है। इस तरीके से 100 क्वेश्चनों में से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अगर हम सेगमेंट बात करेंगे, ये जीएस 1 का पार्ट है, देखिएगा यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहीं पर मेरिट रखी जाती है। ये भी 200 मार्क्स के हैं, देखिएगा। और ये इसका सेगमेंट जैसे हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, या साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल करंट का एफआर, करंट अफेयर से लगभग 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यहीं से मेरिट दी जाती है। अधिकांश अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 85 से लेकर 95 क्वेश्चनों के बीच तक कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के ट्रेंड के आधार पर क्वेश्चन सही करने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं, यदि आपका सीसेट पास हो रहा है। ये इसका प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर है। जैसे ही आप इसको पास कर देंगे, इसका कोई मेंस में नंबर काउंटिंग नहीं होते हैं, सिलेक्शन में नंबर काउंटिंग नहीं होते हैं। स्टार्टिंग जो होती है नंबर काउंटिंग की, वो मेंस से होती है। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो मेंस में आपकी मुलाकात 6 जीएस के पेपरों से होती है, साथ में एक हिंदी के पेपर से और साथ में आपके पास एक एसए के पेपर से होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीएस हिंदी का पेपर ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, यानी इट मीन्स मतलब आपको टिक करना है। और ये सब्जेक्टिव फॉर्मेट में, इट मीन्स आपको यहाँ पर सारे पेपर को लिखना है जिस तरीके से आप यहाँ पर अभी तक लिखते हुए आए हैं। जीएस 1 में जैसे ही एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हिस्ट्री का एरिया, हिस्ट्री के साथ आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, यानी सोसाइटी का पार्ट है। लगभग इसमें 15 टॉपिक हैं, 15 यूनिट हैं। उन टॉपिकों के आधार पर हम लोगों ने इनको डिवाइड किया गया है। और ये जो पेपर है जीएस का, प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 के 6 पेपर 200 नंबर के। आप कह सकते हैं मेंस में जीएस में 1200 नंबर का जीएस का वेटेज रहता है। जिस प्रकार से आपको यहाँ 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्नों का स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, 10 प्रश्न और 10 प्रश्न, यानी 20 प्रश्न हो गए। 10 प्रश्न आपके 112 नंबर में होंगे जो 120 मार्क्स के होंगे, और 10 प्रश्न जो होंगे आपके 8 मार्क्स के होंगे। ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, कुछ आपको 200 वर्डों में लिखना है, कुछ को आपको 125 वर्डों में लिखना है। तो यानी वर्डों के आधार पर हम लोगों ने नंबरिंग की, फॉर्मेटिंग किया है। तो अब चुनौती बन जाती है कि अगर 200 मार्क्स में ये चीज़ें निकल के आ रही, तो हिस्ट्री का जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे लगभग 60-70 नंबर का यहाँ देखने को मिलता है, 60-70 नंबर ज्योग्राफी देखने को मिलती है, और 60-70 नंबर के आसपास आपको सोसाइटी देखने को मिलती है। यानी ये 3 जो एरियाज हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इनमें अगर आप आपस में इंटरलिंक करके देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि लगभग अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसी रूपरेखा में जीएस 2 में जाएंगे, पॉलिटी का एरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नेंस का, जस्टिस का, आईआर का पार्ट है। जीएस 3 में जाएंगे, यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन है और सेम पैटर्न वही जीएस 1 की तरह है, अलग अलग वेटेज हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। इकोनॉमी का पार्ट, साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी, राष्ट्र मैनेजमेंट का, ये एरिया हमें जीएस 3 में देखने को मिलता है। जीएस 4 में जैसे एंट्री करेंगे, एथिक्स का पार्ट है, यहाँ पर एक केस स्टडी और थ्योरी का पार्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 100 मार्क्स में थ्योरी, 100 मार्क्स में यहाँ पर केस स्टडी देखने को मिलती है। जीएस 5 और जीएस 6 पेपर पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था, इसके उपरांत यहाँ पर यूपी स्पेशल को देते हुए वरीयता यहाँ पर 5 और 6 पेपर को रखा गया। ये दोनों ही पेपर यूपी स्पेशल को लेकर, लेकिन यूपी की इसमें जैसे यहाँ 5 में हिस्ट्री का पार्ट है, पॉलिटी का पार्ट है, सिक्योरिटी का पार्ट है, या यहाँ पर कह सकते हैं करंट अफेयर का पार्ट है, कोई ऐसी करंट अफेयर की योजनाएं हैं, इन चीज़ों को देखते हुए आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वो हमें जीएस 5 में देखने को मिलता है जो यूपी को लेकर है।
ऐसे GS6 में आप जाएंगे तो यूपी को लेकर, यूपी की इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एग्रीकल्चर है, सेंसस है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, या करंट अफेयर के जितने भी सेगमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं वो यूपी के पेपर नंबर 6 में देखने को मिलता है। तो यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, यहाँ ये एक आधार है जो आपको मेंस में 1200 नंबर का GS हमें देखने को मिल रहा है। अब चुनौती क्या बन जाती है, अच्छे स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर पॉलिटी है, पॉलिटी का पार्ट GS2 में इंटरलिंक कर लेंगे, एक साथ पढ़ेंगे 26 के एग्जाम के लिए। अगर आप यहाँ पर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के इस वाले पार्ट को यहाँ से लिंक कर लोगे, एक साथ पढ़ोगे। इकोनॉमी है तो इकोनॉमी के इस वाले पार्ट को आप यहाँ पे लिंक कर लोगे, एक साथ पढ़ना स्टार्टिंग करोगे। ऐसा करने से इंटरलिंक स्ट्रेटेजी के आधार पर आप तैयारी कर पाएंगे। इसी प्रकार से आप हिस्ट्री का पार्ट देखेंगे तो हिस्ट्री का एक एरिया, आर्ट एंड कल्चर का एरिया, इसको कवर कर लेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने निकल के आ जाएगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इसको कवर कर लेंगे। यूपी स्पेशल साइंसेस वगैरह के पार्ट को यहाँ कवर कर लेंगे, बाकी साइंस के पार्ट को आप लोग यहाँ पर कवर कर पाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें बचती हैं जो मीन्स में ज़्यादा ही आती हैं, जैसे सोसाइटी का पार्ट है, या गवर्नेंस का पार्ट है, जस्टिस का पार्ट है, या यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट है, डस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है, इथिक्स का पार्ट है, इनको फिर अलग से तैयार करना स्टार्टिंग करेंगे। तो यूपीपीसीएस के लिए आपको लगभग 7 से 8-9 महीने की तैयारी करनी होती है। इसमें प्रलम्स और मेंस इंटर लिंक करके आपको पढ़ना होता है। ये नहीं कि पहले प्रलम्स हम लोग पढ़ रहे हैं कवर कर लेंगे, ये भी कवर करना है। जैसे ही एंट्री करेंगे तो आपके पास हिंदी, ये हिंदी आपके पास 150 नंबर की होती है। ऐसे भी आपको 150 नंबर का होता है। ऐसे में 3 खंड दिए जाते हैं, एक खंड में 3-3 ऐसे होते हैं और इनमें 3-3 में से एक आपको चूज करना होता है। चूज करने के बाद आपको उस पर एक ऐसे लिखना है, यहाँ पर 700 वर्डों में ऐसे लिखना है, यानी एक ऐसे आपको 50 नंबर का लिखना होता है। ऐसा ही हिंदी के भी अलग अलग खंड है, वहाँ पर सारांश है, पत्र लेखन है, ट्रांसलेट वगैरह चीज़ें होती हैं। वो चीज़ें आपको 150 नंबर में सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। और अंतिम रूप में जब आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो यूपीपीसीएस में जो फाइनल सिलेक्शन है वो 1600 नंबर से निकल के आता है, और मेंस में आपका कह सकते हैं कि 1500 नंबर से निकल के आता है। और अगर प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 200 नंबर कट ऑफ आती है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, सिर्फ एक पैटर्न मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब चुनौती बन जाती है कि सर हम तैयारी कैसे करें। आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है कि यूपीपीसी 2026 मुझे एग्जाम देना है, तो प्लान सेट करना है कि मुझे 8 या 9 मंथ की तैयारी हमें फॉलो करनी पड़ेगी। आप पहले दे चुके हैं या स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ये तैयारी करनी पड़ेगी। इस तैयारी में आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्जाम्पल बेस पे हम मान लेते हैं कि जून में आपका एग्जाम हो रहा है 2026 में, देखिएगा तो आपकी चुनौती क्या है। इस जून तक हमें, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग मार्च अप्रैल तक हमें क्या करना है, प्रीलिम्स और मेंस को लेके चलना है, देखिएगा। और यहाँ पर प्रीलिम्स को लेके चलेंगे, तो जो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में लेके चलोगे तो जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में आते हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी, इसको कवर करना स्टार्टिंग करेंगे। इसके साथ पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी है, आंसर राइटिंग है, या एसए है, या एथिक्स वगैरह का जो एरिया है मेंस का, उसको कवर करना स्टार्टिंग करेंगे। और यदि आप 26 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर, जो प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं आप, यहाँ पर बाकी किसी दुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, यूपीपीसीएस के लिए 26 का एक फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग किया गया है, जो चल रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है अभी जल्द। और साथ में अगर आप 27 देंगे, 27 की 28 के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इसके अलावा एनसीईआरटी है, या एसए है, या आंसर राइटिंग है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 26 वाले बच्चों के लिए स्पेशल फाउंडेशन बैच स्टार्टिंग की है, जहां पर आप प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में, इंटरव्यू में जो भी चीज़ें, चाहे एसए है, चाहे सीसेट का पार्ट है प्रीलिम्स का, या जीएस का पार्ट, सारे जितने 6 के 6 पेपर हैं वो देख पाएंगे। करना क्या है, एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, जैसे ही आप जाएंगे एंट्री करेंगे ऐसा इंटरफेस आएगा, आप इस पे कोर्स में जाएंगे, कोर्स में एंट्री करते ही आपको पीसीएस का यहाँ पर आपके सामने कोर्स मिल जाएगा। और ये जो प्रीलिम्स का कोर्स है आपके लिए, जो फाउंडेशन यहाँ पर 26 वाले बच्चों के लिए, 27-28 वाले बच्चों के लिए, ये 18 महीने का है और ये आपके पास 2 साल का अवेलेबल रहेगा। तो जिन लोगों ने अभी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, टारगेट है, आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर 40% एक्स्ट्रा ऑफर अभी चल रहा है 5 तारीख तक, इसका लाभ लेकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। अब चुनौती क्या बन जाती है कि सर हमें ये तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए हमें इतना सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर पढ़ने के लिए जैसा आप जान सकते हैं कि एक आपके पास प्लान होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी 2025 के पेपर को एनालाइज अगर आप करेंगे तो करंट अफेयर के लगभग यहाँ पर 23 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। ये किस एरिया से आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल जितने भी यहाँ पर करंट अफेयर का पार्ट रहा है। अगर आप हिस्ट्री की बात करेंगे, मूवमेंट की बात करेंगे, 26 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यूपी स्पेशल जो जीके है उसके 6 क्वेश्चन, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी के आपके पास 24 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आपके पास 22 क्वेश्चन, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के 19 क्वेश्चन देखिएगा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के 14 क्वेश्चन, और साइंस और जनरल साइंस के आपके पास 16 क्वेश्चन। तो यानी ये इस एक पैटर्न को देखने से क्या होगा
कि आप प्रॉब्लम्स की स्ट्रेटेजी समझ पाएंगे कि हमें कितने कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उन्हें रेडी कैसे करना होता है। लास्ट ईयर के ट्रेंड को और समझ लेंगे, जिससे कि आप लास्ट के 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं किसके सब्जेक्ट से, उसकी ट्रेंडिंग को समझने के बाद, उसकी वेटेज को समझने के बाद तैयारी को उसी रूप में लेना स्टार्टिंग करेंगे। जैसे अगर आप देखें पॉलिटी के लगभग 13 क्वेश्चन है, यहाँ पर 23 में 19 क्वेश्चन है, यहाँ 23 क्वेश्चन है, यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, यहाँ पर 13 क्वेश्चन है। ऐसा करने से क्या हुआ, आपका एक एवरेज निकल के आ रहा है कि लगभग 15-20 क्वेश्चन के बीच में कहीं ना कहीं यूपीपीसीएस में पॉलिटी सेगमेंट से आते हैं। अब उसके लिए तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है। जैसे अगर आप देखेंगे सी सेट में आपके पास कंप्रीहेंशन का जो पार्ट है, लगभग आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे यहाँ पर। इंटरपर्सनल स्किल डिसीजन मेकिंग के 12 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लॉजिकल रीजनिंग के, एनालिटिकल एबिलिटी के 24 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको एप्टीट्यूड कह सकते हैं, 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इंग्लिश के आपके पास यहाँ पर 15 क्वेश्चन है और हिंदी के आपके पास यहाँ पर 25 क्वेश्चन है। यानी 100 क्वेश्चनों का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ना है, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आते हैं उनको फॉलो करना है। इसी प्रकार से हिंदी है या मैथ्स है, रीजनिंग का पार्ट है, उसे हमें कवर करना है। तो ये ऐसा करने से आप ट्रेंड को समझ लेंगे, और ट्रेंड को समझने के बाद अपनी जो चीज़ें होती हैं उसको एक चीज़ पे काम नहीं करना। पहली प्रायोरिटी होती है जो सिलेबस है उसको डिकोडिंग कर लीजिएगा। डिकोडिंग का मतलब प्रीलिम्स में क्या है और मेंस में क्या है, उन दोनों में क्या निकल के आ रहा है। ऐसा करने से आप चीज़ों को डिफाइन कर पाएंगे कि मेंस में यही चीज़ें आती हैं, प्रीलिम्स में नहीं आती हैं, ये प्रीलिम्स में ये चीज़ें होती हैं, मेंस में नहीं होती हैं। तो पहली प्रायोरिटी बन जाती है कि यहाँ पर आप सिलेबस को डिकोड करना सीखें या डिकोडिंग कर लीजिएगा। जैसे डिकोडिंग करेंगे तो अपना एक प्लान सेट करो कि स्टडी प्लान में कि मुझे अब क्या करना है, मुझे किस रिसोर्स से पढ़ना है, किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, किसी किताब से पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये फॉलो होना चाहिए। एंड उसके बाद जब अगला फेस होगा, जितने भी पीवाईक्यू हैं उनके करने से आपका एक ओवरव्यू मिल जाएगा एग्जाम का। तो आप यहाँ पर सोल्विंग पीवाईक्यू कर लेंगे। पीवाईक्यू सोल्व करने से क्या होगा कि आप चीज़ों को मार्क कर पाएंगे कि इन टॉपिक की जो वरीयता है ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है। उसके बाद आप यहाँ पर मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, यहाँ पर रिविजन टेक्निक फॉलो करेंगे। रिविजन टेक्निक का मतलब है कि हम हमेशा ध्यान रखिएगा, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया पॉलिटी को, और आप ज्योग्राफी इस समय पढ़ रहे हैं, तो आप पॉलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पॉलिटी को रिवीजन पे डालना पड़ेगा। तो यानी रिवर्स टेक्निक को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आप रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। और साथ में टाइम मैनेजमेंट तो फॉलो करना है। कभी कभी एग्जाम नज़दीक जब आ जाता है तो हम ये सोच लेते हैं कि हमारा ये चीज़ अभी हुई नहीं है, इसको हम लोग पहले कर लेते। तो एग्जाम से पहले ये जो टाइमिंग है उसको यूटिलाइज करने का तरीका आपका होना चाहिए, जिससे कोई भी सिलेबस ना छूटे और जो कोर एरिया है वो आपका रेडी होता हुआ चला जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा इस प्रोग्राम में, देखिएगा। कट ऑफ की हम लोग बात करेंगे, लगभग 2023 में 125 के आसपास थी आउट ऑफ 200 में से। 129 थी, ओबीसी 128 थी, यहाँ पर एससी 112 थी, और एसटी यहाँ पर 109 थी। यही नहीं, इस कट ऑफ के अलावा बाकी ईयर भी देखेंगे तो 111, 99, 91 ये। तो ये कट ऑफ क्या है, ये अलग अलग ईयर की कट ऑफ को मैंने आपके सामने डिफाइन इसलिए बता रहा हूँ, जिससे कि आप एक एवरेज लगा लें कि लगभग मुझे किसी भी स्थिति में 95-100 क्वेश्चन प्रीलिम्स में अगर टिक कर लेते हैं, सही हो जाते हैं, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सी सेट क्वालिफाई है तो आपका। तो अब चुनौती ये है कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को फॉलो करना है। आपको पता है कि एक सेगमेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री एक ऐसा सेगमेंट है जहां प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आएगा। उसके लिए आपको एक मल्टीपल चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए हिस्ट्री है, तो आपको इसका बेसिक भी पढ़ना पड़ेगा। बेसिक के लिए आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरा, एडवांस भी आपको पढ़ना पड़ेगा। एडवांस के लिए एडवांस किताबें हैं या नोट्स हैं या कोई कोचिंग, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अंतिम रूप में देखा जाए तो रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करने के लिए दो तरीके हैं, आप पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे, साथ में रिवीजन करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं हिस्ट्री के, उनको फॉलो करेंगे। तो आपको 3 रिसोर्स फॉलो करने हैं। पहला रिसोर्स एनसीईआरटी, क्लास नंबर 6 से लेकर 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो पढ़नी है, अगर बेसिक कमजोर नहीं है तो 9 से लेकर 12 की पढ़ लीजिएगा। लेकिन आपको एनसीईआरटी में सभी नहीं पढ़ना। उन चीज़ों को मार्क करना बहुत जरूरी होता है कि भाई ये चीज़ें एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एंशिएंट के लिए आपको यहाँ पर आर एस शर्मा, एंड मिडाइवल के लिए आपको सतीश चंद्रा, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप यहाँ पर स्पेक्ट्रम को या बीएल ग्रोवर, यानी कह सकते हैं ग्रोवर को, यानी स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पेक्ट्रम को। तो 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अंतिम रूप में जो 6 पॉइंट लिख रहा हूँ, ये है आपके पास घटना चक्र का पूर्वालोकन। देखिएगा, तो घटना चक्र का पूर्वालोकन का मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन लास्ट ईयर में आए हुए हैं उनका एक एनालिसिस आप ईयर वाइज, टॉपिक वाइज, साथ में चीज़ों को कंसाइज फॉर्मेट में, क्विक फॉर्मेट में रिवीजन कर पाएंगे। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हिस्ट्री के आपके पास यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस की जो स्ट्रेटेजी है वो फॉलो यहाँ से निकल के आ जाएगी। इसी रूप में आप जाते हैं यहाँ पर ज्योग्राफी के सेगमेंट में। तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, और उसके साथ आप किसी भी एक किताब की, जैसे महेश कुमार वर्णवाल है या माजी सेंसर की किताब को फॉलो कर लीजिएगा। और यूपी स्पेशल या जो सेंसस का पार्ट है यूपी का, उसको कवर करेंगे। साथ में आप यहाँ पर करंट अफेयर को भी कवर कर लेंगे।
करंट अफेयर के साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन है उसको फॉलो कर लीजिएगा। इस तरीके से करने से ज्योग्राफी का जो सेगमेंट GS1 का पार्ट है या प्रलम्स का पार्ट है वो रेडी हो जाएगा, क्योंकि प्रलम्स के जब क्वेश्चन को तुम लगाओगे चाहे प्री के हो चाहे मेंस के, तो वो चीज़ें आपके सामने निकलती हुई चली जाएंगी। इसी रूप में अगर आप आगे जाते हैं तो आपको इंडियन इकोनॉमी के लिए ये डायनेमिक सेगमेंट है, इसमें अधिकांश क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उसके अलावा जैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, जितनी भी स्कीम्स है, इनिशिएटिव है, इंडेक्सेस है ना, जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, करंट अफेयर क्वेश्चन अधिकांश वहाँ से होते हैं। लेकिन फिर भी बेसिक रेडी करने के लिए आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या रमेश सिंह की जो किताब आती है काफ़ी अच्छी किताब है, लेकिन बट थोड़ी लेंथी होने की वजह से ये कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं। तो मेरा मानना है कि इसके कुछ टॉपिक को मार्क कर लो जो प्रॉब्लम्स मीन्स में इंपॉर्टेंट है, उनको अगर कंसाइज वे में नोट्स बना के पढ़ लेते हैं तो वहाँ से कवर हो जाएंगी। यदि किसी क्लास को भी ज्वाइन करते हैं तो वो चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। और लास्ट में घटना चक्र का पूर्वावलोकन। एंड आफ्टर दैट इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। ये ऐसा सेगमेंट है जहां पर अपनी 99% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही करने की भूमिका में आप आ सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि क्लास नंबर 11 की एनसीईआरटी जरूर फॉलो करनी है, साथ में आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर लीजिएगा और उसके साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन फॉलो कर लीजिएगा। तीनों चीजें करने से आप डेफिनेटली पॉलिटी को प्री और मेंस के लिए रेडी कर पाएंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक सेगमेंट है जो डायनेमिक चीजें होती हैं, करंट अफेयर की 1 से 1.5 साल की जो घटनाएं हो रही होती हैं उनसे क्वेश्चन अधिकांश पूछे जाते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए इग्नू के जो नोट्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, या शंकर IAS की अकेडमी की जो नोट्स है हिंदी में भी इस समय अब आनी स्टार्टिंग हो चुकी है उसको फॉलो कर सकते हैं, या अगर हमसे या किसी और से क्लास करते हैं तो क्लास के नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में ये देखा जाए तो 4th नंबर पे आपके पास घटना चक्र का पूर्वावलोकन फॉलो कर लो, प्री और मेंस की तैयारी आपके देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं साइंस टेक का। अधिकांश साइंस टेक में 90% क्वेश्चन डायनेमिक पूछे जाते हैं, इसलिए करंट अफेयर का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है। लेकिन फिर भी साइंस टेक के बेसिक पार्ट को समझने के लिए रवि अग्रहरि की किताब आती है उसको फॉलो कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम की भी आती है, इन दोनों में से किसी एक किताब को आप फॉलो कर सकते हैं, अच्छी है। और बेसिक प्रॉब्लम्स के लिए लक्ष्मी लूसेंट को भी बहुत सारे बच्चे रेफरेंस के तौर पर रखते हैं, तो आप भी रेफरेंस के तौर पर प्रॉब्लम्स के लिए कुछ फैक्चुअल चीज़ों को जानने के लिए यहाँ रेडी कर सकते हैं। और लास्ट में घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़कर प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन जितने भी आते हैं PCS के लिए वो बन जाते हैं। अब बात करें करंट अफेयर। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है लगभग 20-25 क्वेश्चन प्रीलिम्स में लेके बैठा होता है, और मेंस में अगर आप GS1 में 2 में 3 4 में जाएंगे 6 में 5 6 में भी जाएंगे तो करंट अफेयर की वहाँ बहुत महत्ता होती है। इसके लिए पहली प्रायोरिटी होती है कि आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना स्टार्टिंग करें। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं या इंग्लिश बैकग्राउंड से, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि एक दिन में जो घटनाएं हो रही हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं उनको किस प्रकार से आप हिंदी या इंग्लिश में कैसे कंटेंट को इकट्ठा कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर PIB वेबसाइट है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन किसी इंस्टीट्यूट की या किसी जैसे योजना है कुरुक्षेत्र है उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बस बाकी आपको करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी प्रोग्राम में अगर शामिल होंगे तो वो चीज़ें हम भी कराते हुए चलेंगे। साथ में अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जनसंख्या नगरीकरण के लिए अगर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो वाणी की किताब आती है परीक्षा वाणी की, उसको फॉलो कर लीजिएगा। यूपी स्पेशल के लिए विशेष घटना चक्र या घटना सार आता घटना चक्र आती है उसको फॉलो कर सकते हैं प्रॉब्लम्स के लिए। मेंस के लिए 20 शाश्वत की किताब आती है पेपर नंबर 5 और 6 के लिए, उसको फॉलो कर सकते हैं। यहीं से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हिंदी के लिए आप जैसा जान सकते हैं कि हरदेव बाहरी किताब है। अब बात आती है एसए के लिए। एसए एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपको मल्टीपल ओपन माइंड से चीज़ें खेलनी होती हैं। उसके लिए एक प्रायोरिटी तो ये बन जाती है कि PCS के जितने भी प्रश्न पत्र अभी हुए हैं एसए के, उनको कंसाइज वे में एक कह सकते हैं फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा। दूसरे से करने के लिए बहुत सारी मार्केट में किताब आती है, लेकिन ये किताबों के साथ साथ आपको यहाँ पर करंट अफेयर को भी पढ़ना है, नॉवेल्स को भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आप चीज़ें एक टॉपिक के मल्टीपल डायमेंशन से आपको खेलना होता है, और वहाँ पर दिमाग का विकास या दिमाग में हुए विचारों का वहाँ पर इन्वॉल्व करने होते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे के लिए सबसे पहले हमारी क्लास भी चल रही है ऐसे, इसमें फाउंडेशन में भी आपको मिलेगा या इंडिविजुअल भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे की 10 से 15 लेक्चर में पहले ये सीख लीजिएगा कि ऐसे की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ऐसे को चूज कैसे करते हैं, ऐसे को कनेक्ट कैसे करते हैं, ऐसे को डायग्राम कैसे बनाते हैं, या उसको कनेक्ट पैराग्राफ से पैराग्राफ को कैसे आपस में लिंक करने का प्रयास करते हैं। ऐसा करने से आप किसी भी टॉपिक के डिफरेंट मोड पे काम कर पाएंगे। तो आप ऐसे को अगर हमारी क्लास से करते हैं तो फिर उसके बाद आप किसी भी टॉपिक पर ऐसे बड़े आसानी से लिखने की भूमिका में आप आ जाएंगे। अगर बात करते हैं यहाँ पे अगला पॉइंट आंसर राइटिंग की। देखिए GS के जितने भी मेंस में पेपर 6 हैं सब में रोल इंपॉर्टेंट कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अगर आपने तैयारी आज से करना स्टार्टिंग किया तो मेरा ये मानना है कि डे 1 से ही आंसर राइटिंग करनी चाहिए। सपोज कर लो आप यहाँ पर राइट्स को पढ़ रहे हो, तो राइट से कितने क्वेश्चन अभी PCS के मेंस में पूछे जा चुके हैं उनको उठा लीजिएगा, उनके मॉडल आंसर देख लीजिएगा, उनको ही लिखना स्टार्टिंग करिएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि डे 1 से ही मेंस की आंसर राइटिंग करना स्टार्टिंग करें, भले से चाहे एक दिन में एक प्रश्न लिखें।
एक दिन में फिर आगे हैबिट बनाएं, 2 प्रश्न लिखें। ऐसा करने से आपके लेखन शैली में भी और साथ में देखा जाए जो चीज़ें डिमांड की जाती है प्रश्न में, उनको फुलफिल करने में सक्षम बन जाएंगे। बच्चे इग्नोर करते हैं कि पहले प्री निकाल लें या एग्जाम सिलेबस पूरा कर लें, ये कर लें, बट ऐसा कभी नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि डे 1 से करनी चाहिए। इनके लिए भी हम यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लास चलाने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनको आप यहाँ पर टेक्निक को सीख कर भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अब रही बात पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू की हम लोग बात करेंगे, यूपीपीसीएस पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यूपीपीसीएस का प्रॉब्लम लगभग 35% 40% तक पेपर जो है पीवाईक्यू से लिंक होता है। तो पीवाईक्यू एक दिशा देते हैं तैयारी करने के लिए कि मुझे इन टॉपिक पर विशेष बल देना है। ये प्रश्न पत्र कैसे बनाए जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या होता है, ये प्रश्न पूछते समय एग्जामिनर जब प्रश्न बना रहा होता है उसका माइंड किस प्रकार से काम कर रहा होता है, ये सब जानने के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर 150 क्वेश्चन पीसीएस के प्रॉब्लम्स में आते हैं, लगभग 40-50 क्वेश्चनों के बीच में पीवाईक्यू से ही टॉपिक कहीं ना कहीं इंटरलिंक होते हैं। इसलिए अगर आप सोचो कि यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन सही करना है, वो लगभग 40-50 क्वेश्चन जो कहाँ से आने पीवाईक्यू से, तो आपकी 50% तैयारी तो यहीं से हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। कम से कम 15 से लेकर 15 ईयर के पीवाई को जरूर कर लीजिएगा बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, तभी आपका यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब चुनौती बन जाती है कि जैसे हिस्ट्री है देखिएगा, तो हिस्ट्री में एंशिएंट का अगर हम लोग पार्ट देखेंगे, अगर आप प्रीलिम्स में जाएं या मेंस में जाएं, अगर आर्ट एंड कल्चर में जाते हैं, तो लगभग मिडाइवल हिस्ट्री में लगभग ये 4 टॉपिक ऐसे हैं, देख लीजिएगा, जो अधिकांश प्रीलिम्स में और मेंस में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर हड़प्पन है या सिविलाइजेशन जो भी है, इंडियन सिविलाइजेशन है, वैदिक पीरियड है, गुप्ता पीरियड है और मौर्य पीरियड है। तो ये जो पीरियड है यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ जाते हैं। या मिडाइवल में जाएंगे तो आपके पास दिल्ली और यहाँ मुगल काल से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे तो लगभग ये 7-8 मूवमेंट है, ये 7-8 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन जाते आते हैं। तो हमें फोकस क्या करना है, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, हमें फोकस इन टॉपिकों पर करना है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। यही नहीं, यही भूमिका अगर हम जाते हैं यहाँ पर पॉलिटी के सापेक्ष में, तो लगभग 7-8 टॉपिक हमें ऐसे बन जाते हैं जहाँ पर लगभग प्रीलिम्स में 70-80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही मेंस में पूछे जाते हैं। तो जैसे आपके पास यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह हैं, पार्ट्स वगैरह हैं, शेड्यूल हैं, अमेंडमेंट है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन से एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर है, या फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, या डीपीएसपी का पार्ट है। यानी 7-8 वो टॉपिक हैं जहाँ पर पॉलिटी के लगभग प्रीलिम्स में 70-80-90% तक क्वेश्चन यहीं से जाते हैं। तो फोकस क्या करना है, आपको फोकस यही करना है कि बेसिक रेडी करना हो या मेंस रेडी करना हो, एडवांस रेडी करना हो, उसके लिए हमें इन फोकसों पर काम करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इन पर फोकस करेंगे तो आपकी कहानी बिल्कुल प्रॉपर वे में चलने का स्टार्टिंग हो जाएगी। तो दोस्तों यही सजेशन मैं दूंगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो इन बुक लिस्ट को फॉलो करें, और साथ में कंप्लीटली रेडी करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम से शामिल होकर 26 वाले बच्चों के लिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इसके शामिल होकर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाकी किसी ने सुविधा के लिए दिए गए नंबरों पर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।